देख रहे हैं अमर उजाला और हमारे साथ में आज मौजूद हैं कानपुर नगर के डीएम जेपी सिंह जी। और सीधे तौर पर हम बात करेंगे क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा है, एक बार फिर ये मियाद समय की बढ़ी है। कानपुर में भी कई तरह की चुनौतियां आई, मगर उन चुनौतियों के बीच में ही लगभग काफी हद तक डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया है। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं। हमारे साथ में पार्षद भी मौजूद हैं कानपुर नगर से। और सीधे तौर पर डीएम साहब से हम बात करेंगे कि सर 6 दिन का समय फिर 7 दिन का मिल गया है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां थी और किस तरह से उनका समाधान मिला? जी, बिल्कुल, हम लोग अपना कार्य कर रहे थे और आयोग ने जब ये देखा कि कार्य की मात्रा अच्छी है बाकी और अभी गुणवत्तापूर्व कार्य करने के लिए आयोग ने ये कहा कि भई हम आपको समय इसलिए दे रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। दूसरा 2003 का जो हमारा विवरण है, उसको लेने में शुरुआत में लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो उस समय नो मैपिंग की ज़्यादा के बिना 2003 की मैपिंग के बिना किसी का डेटा अगर भर दिया गया तो उसको अतिरिक्त साक्ष्य देना पड़ेगा। यद्यपि ड्राफ्ट सूची में नाम उसका भी आ जाएगा। 9 दिसंबर में जो प्रकाशित होनी थी और अब 16 दिसंबर में प्रकाशित होगी, तो उसका भी नाम आ जाएगा। तो आयोग ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का डेटा 2003 का उसने अभी डिजिटाइज़ करते समय खुद उसने या बीएलओ ने नहीं भी अगर भरा था और अब उपलब्ध है, तो वो री-वेरिफ़ाई करके उस डेटा का शुद्धिकरण कर सकता है। हम लोग पिछले करीब-करीब इसमें 1 महीना से कम समय हुआ है अभी करते हुए। इसमें हम लोग करीब 26 लाख हमारे वोटर्स को 35 लाख में से 26 लाख वोटर को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके फॉर्म डिजिटाइज़ कर चुके हैं और जो शिफ्टेड हैं या कोई मृतक हैं या परमानेंटली कहीं और चले गए एब्सेंटी हैं, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। एक ये भी आ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले तक वॉर रूम बनाया गया है, काफी तेजी से काम। ये एक चुनौती थी कि 6 तारीख को हमें खत्म करना है। वॉर रूम बना है, किस तरह से वॉर रूम काम अभी भी कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आयोग के हमेशा एक मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं और एक टाइमलाइन्स है, उसका हमें पालन करना ही होता है। तो आयोग के जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें 4 दिसंबर में हमें करना था और जिसके लिए आयोग ने हमें 1 सप्ताह का समय और दिया है, ताकि हमारे डेटा की प्योरिटी बढ़ जाए, कोई करेक्शंस होने हैं वो हो जाएँ और एक भी पात्र मतदाता ना छूटे ये आयोग का संकल्प रहता है हमारा। तो हमारा इसीलिए प्रयास था कि वॉर रूम में सब लोग बैठें, कहीं डेटा का इश्यू है तो वाई-फाई की फैसिलिटी हो, लोगों को मॉनिटर हो जाए। कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। तो उसमें से जो बूथ स्लो चल रहे थे या कोई बीएलओ नहीं डेटा भर पा रहे थे, उनकी मदद के लिए फिर हम लोगों ने पूरी टीम लगाई। तो वॉर रूम का उद्देश्य यही था कि कोई भी एक भी वोटर हमारा, एक भी बीएलओ पीछे ना छूट जाए। क्योंकि चुनाव में जो सबसे खास बात होती है कि इसमें 100% ही रिजल्ट सही होता है। अगर हमने 2000 मशीनें ईवीएम की भेजी, तो 2000 मशीनें ही लौटनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि साहब 1998 में चुनाव हो गया, साहब कोई बात नहीं। एक-एक वोटर इम्पोर्टेंट है, एक-एक मशीन इम्पोर्टेंट है, एक-एक वोटर लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वॉर रूम का उद्देश्य यही था कि जहाँ कहीं कोई कमी हो, कोई गैप्स हो, वो कवर हो जाएँ और हर विधानसभा में हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया, जिला मुख्यालय में हम लोगों ने नवीन सभागार में बनाया था। अन्य विधानसभाओं में फैसिलिटेशन सेंटर या वॉर रूम सब जगह चल रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम लोग लगभग 3/4 काम पूरा कर चुके हैं और हमारे पास अभी करीब 10 दिन है। इसमें हमारा फोकस होगा जो रिमेनिंग वर्क है वो हो जाए और डेटा प्यूरिफिकेशन और हो जाए। किसी का 2003 का विवरण छूट गया है तो री-वेरिफाई का ऑप्शन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये भी देखा गया, एक फॉर्म हमारे सामने मौजूद है। हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे से आ जाएं और फॉर्म को दिखा दें। सीधे सीधे डीएम साहब से ही पता कर लेते हैं कि ये फॉर्म भरने में जो चुनौतियां, एक ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहा है व्यक्ति, ऐसे में उसके सामने चुनौती आ रही है। क्यूआर कोड वगैरह दिया हुआ, किस तरह से भरेंगे अगर आप? हाँ, ये आपने डमी इसमें दिखाया है क्योंकि नॉर्मल वाले में बीएलओ का यहाँ पे नाम और उसका मोबाइल नंबर रहेगा और यहाँ पर उसका फोटो रहेगा उसका इस जगह पर। अगर उसका फोटो में उसे कुछ कमी दिखती है तो इस फोटो यहाँ बगल में अपना वर्तमान हाँ, वर्तमान लगा सकता है। दूसरा उससे हम कोई बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं, यहाँ पे उसका ना क्रम संख्या नाम रहेगा, निर्वाचक का नाम देख रहे हैं आप, ये कॉलम है। उसका ईपीआईसी जो वर्तमान वोटर लिस्ट थी 27 अक्टूबर 2025 तक वो भी रहेगा इसमें। उसका पता भी लिखा रहेगा, उसका भाग संख्या वो भी लिखा रहेगा। अब उससे हम पूछ क्या रहे हैं कि अपनी जन्मतिथि लिख दीजिए, अपना आधार संख्या लिख दीजिए, वैकल्पिक है, आधार मजबूर नहीं कर सकते हम, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पिता का नाम लिख दीजिए, पिता का अगर यदि उपलब्ध है विवरण वो लिख दीजिए, माता का नाम लिख दीजिए और इसका उद्देश्य ये होता है कि परिवार में माता-पिता, बेटा-बेटी एक साथ हों। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं ताकि उसी क्रम में एक साथ हो जाए। क्योंकि फिर हम मैच कर लेंगे कि साहब ये जो 4 हैं, उनका यूनिक कोड रहता है एपिक कार्ड का, लेकिन वो फिर क्लब कर देगा कि साहब अगर इन्होंने इसको कोट किया है दूसरे वाले को, तो वो साथ में रहेंगे और जो ये परिवार अलग-अलग बूथों पे जाता है, वो समस्या नहीं आएगी। फिर उसके बाद पति या पत्नी का नाम जहाँ पे है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है बंधु, हाँ, इसमें क्या है कि 2003 का विवरण है। अब इसमें 2 कॉलम है, बाएँ और दाएँ। बाएँ में तो ऊपर वाले में बाय नहीं है।
ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में तो ये विवरण भर दीजिए, इसमें सिर्फ यहाँ बाएं दाएं हैं, तो इसमें बाएं स्थान पर यदि जैसे मैं मान लीजिए अभी अगर वोटर हूं तो 2003 में मैं कहीं ना कहीं वोटर हूँ, अगर मेरी उम्र 54 ईयर्स है तो 2003 में मैं 18 वर्ष से अधिक का ही था। तो ऐसे में मुझे अपना बताना है कि 2003 के समय में कहाँ था। अब उसका नाम भरना, निर्वाचक का नाम तो खैर वही कॉमन रहेगा, ईपीएससी संख्या 2003 में अगर वोटर लिस्ट में था आपका, क्योंकि बाद में यूनिक कोड वाले आए हैं, कुछ अलग भी उस समय हो सकता था, तो वोटर लिस्ट में मिलेगा। अब ये वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी 2003 की? तो ये वोटर लिस्ट आपकी जो है वो voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। वोटर हेल्पलाइन से आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अंदाजा है कि 2003 में आपकी विधानसभा कौन सी थी, आपको अगर ये अंदाजा है कि आप परंपरागत रूप से वोट कहाँ डालते रहे हैं, तो आप उस वाले बूथ की वोटर लिस्ट खोल लीजिए, जो कि अवेलेबल है पीडीएफ में, वो भी सर्चेबल ऑप्शन में अवेलेबल है, कि सर्च कर सकते हैं आसानी से, अपना नाम भी टाइप करेंगे तो पीडीएफ को ढूंढ के दे देगा, तो यहाँ भर दे। अच्छा, फर्ज करिए कि कोई मतदाता आज मान लेते हैं कि वो 30 साल का है, तो इसलिए वोटर है। अब 2003 में तो वो 18 साल का भी नहीं था, तो अब उसकी समस्या आएगी कि साहब हम तो 2003 में थे नहीं, तो फिर राइट कॉलम में आ जाइए। अब राइट कॉलम में क्या है कि अगर उसके जो संबंधी हैं, संबंधी में सबसे पहले क्या होता है कि माता पिता, अगर उनके वो अगर आज 30 साल का है तो उसके माता पिता उस समय रहे होंगे, तो उनका नाम भर दे, उनका ईपीएससी संख्या भर दे। संबंध यह है कि वो उनके पिता है या माता है। तो अगर इस कॉलम में से कॉलम भर देते हैं तो ये इस बात का सबूत हो जाता है कि वोटर स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी 2003 में अमुक स्थान पर वोटर थे, तो लिंकेज मिल गया। ऐसे व्यक्तियों को फिर उसका यहाँ साइन कर दीजिए, बीएलओ साइन कर देगा। ऐसे व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट प्रकाशन में आ जाएगा और उन्हें कोई साक्ष्य देना नहीं पड़ेगा, और उसके बेसिस पे फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। यदि ये विवरण आपने नहीं भरा, ये मानते हैं कॉलम खाली छोड़ दिया कि मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें साहब, हम ऑनलाइन भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम ऐसे भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम भूल गए हैं, या परिसीमन के कारण हम विधानसभा हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में आप ये वाला पूरा विवरण भर दीजिए, ऊपर वाला यहाँ साइन वाइन करके जमा कर दीजिए, और इस विवरण के आधार पर बीएलओ क्रॉस चेक कर लेगा, क्योंकि बीएलओ आप में जब डेटा डालेगा, आपका ये डेटा क्यूआर कोड स्कैन करके, तो अपने आप जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे लिंकेजेस के, वो दिखा देगा एक बार कि साहब वहां से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उससे मैच कर जाएगा। फर्ज करिए वो भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम इतना ही करेंगे कि 2003 के विवरण में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है आपका, बिल्कुल भी कोई आपका लिंक नहीं मिल रहा है, तो जो आयोग के जो 13 जो मानक हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आपसे वो कागज मांग लेंगे, आप हमें वो दे देंगे, उसके बेसिस पे कंफर्म हो जाएगा। मैं ये रिपीट करना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति का वर्तमान में नाम है, वो व्यक्ति इस गणना पत्र को भरकर दे देता है 2003 के बिना भी, तो भी जो ड्राफ्ट सूची है 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी, अब उसमें उसका नाम रहेगा, और इस समय उसे कोई कागज नहीं देना है। जो भी कागज या अभिलेख देना है वो ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद आवश्यकता अनुसार ही देना होगा। बिल्कुल, कई तरह की चुनौतियां थी, सवाल उठते थे कि जो है किस तरह से फॉर्म भरेंगे। हमारे साथ में न्यूज हेड हैं, हाँ, पंकज प्रसून जी, और सीधे तौर पर कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अमर उजाला लगातार 14 जिलों से प्रकाशित होता है और हर लगभग एक तरह की समस्या आती है। सर, क्या सवाल है, किस तरह से, मतलब जो अन्य जगहों पे आप देख रहे हैं लगातार 14 जिलों से, किस तरह की समस्याएं आ रही ये एक समस्या सबसे ज्यादा ये आ रही कि ज्यादातर वोटर्स जो ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं और रहते शहरों में हैं, तो उसमें कम से कम 25-30% ऐसे हैं जो दोनों जगह पे उनकी वोटर आईडी है। अब उन्हें एक एक अभी सवाल हमारी मीटिंग में सुबह आया कि गांव वाला हम इसलिए नहीं अपना हटवा रहे हैं क्योंकि वहां से अगर हटवा देंगे, अगर वहां से वोटर नहीं रहेंगे तो हमारी जमीन भी उधर चली जाएगी, दूसरे के उसमें लोग कब्जा कर सकते हैं, बिना उसके किए तो अब यहाँ है ही नहीं है, उनकी वोटर आईडी खत्म हो गई तो यहाँ है? नहीं है। चुनौती ये कह रही प्रसून जी, इसमें देखिए आयोग का ये कहना है कि भारत में आप एक स्थान पर कहीं भी वोटर हो सकते हैं, पूरी आजादी है भारत में कहीं भी रहने की। अब ऐसे क्रम में जहां पे आप सामान्यतया निवास करते हैं, वहां पर आपका नाम होना चाहिए। सामान्यतः निवास आप शहर में कर रहे हैं तो शहर में होना चाहिए। सामान्यतः निवास यदि आप अगर गांव में कर रहे हैं तो वहां होना चाहिए। एक वोटर का दो जगह नाम होना तो कानूनी भी अपराध है, और मैं नहीं चाहूंगा इसमें कोई लिप्त हो या ऐसी कोई गलती करे, तो उन्हें खुद ही आवेदन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उसका संपत्ति से या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। एक और कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि साहब प्रधानी के चुनाव में हमें कोई नहीं पूछेगा, तो प्रधान वाली वोटर लिस्ट तो बिल्कुल अलग है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहां जिसका रहना है, निवास है, वहीं पर नाम होना चाहिए, ये तो आवश्यक आपने चर्चा भी कर दी कि अगर सारी चीजें उनको नहीं मिल रही हैं
गणना प्रपत्र में, तो जो ऊपर का कॉलम है उतना भर के अगर दे दें तो क्या वो मतदाता बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, गणना पत्र में ये खास बात है कि विवरण दे दें तो सबसे अच्छी बात है, और उसके बेसिस पे उन्हें ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मांगा जाएगा। अगर कहीं मजबूरी में वो कुछ भी उसको याद नहीं आ रहा, ट्रेस नहीं कर पा रहा, ऑनलाइन भी नहीं ढूंढ पा रहा है, बीएलओ उसके पास भी नहीं है, तो अपना गणना पत्र साइन कर कर जो बेसिक विवरण है वो हमें भर कर दे दे। हम अपने सिस्टम से ढूंढेंगे, हम रीवेरीफाई करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम्स है उससे हम सर्च करेंगे, बीएलओ हेल्प करेगा, और उसके बाद उनका नाम ड्राफ्ट में आ ही जाएगा। और उसके बाद भी नहीं मिला तो जिसने गणना पत्र भरकर दे दिया उसका नाम 16 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची में तो आ ही जाएगा। अतिरिक्त साक्ष्य मांगने की बात उसके बाद है। अगर गणना पत्र ही नहीं दिया तो फिर नाम चला जाएगा, हट जाएगा। तो गणना पत्र भरकर देना बहुत, जितना विवरण आपके पास उपलब्ध है, आप वहां क्षेत्र में रहते हैं तो भरकर साइन करके जरूर दें। बिल्कुल, गणना पत्र भरना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ कुछ पार्षद हैं जो पूछना चाह रहे हैं, सवाल भी हैं उनके, क्योंकि क्षेत्र में रहते हैं सबसे ज्यादा। तो एक सवाल कर लेते हैं। क्या मैं सर ये जानकारी लेना चाहता था आपके माध्यम से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से मेरा निवेदन था कि मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हम लोगों के यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो फॉर्म तो ले रहे हैं, फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या नाम है, आपके बीएलओ के जो भी हैं उनको इस तरीके से थोड़ा सा बता दिया जाए कि वहां थोड़ा महत्वपूर्ण रूप से ज्यादा लोगों को भेजकर उसमें जो कि वर्किंग कर दी जाए। चूंकि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में सुबह 10 बजे चला गया ड्यूटी और वो पता चला कि शाम तक आया। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है लगातार कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उनके साथ में दिक्कतें आ रही हैं। किस तरह की? जी देखिए, वोटर्स हमारे हर तरह के, देखिए शिक्षा का लेवल बहुत बड़ा है और बहुत लोग शिक्षित हैं, लोग ऑनलाइन भी भर लेते हैं। परंतु ये भी बात सही है कि कुछ मतदाता हो सकते हैं जो अभी साक्षर शायद ना हो या ना समझ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए बीएलओ हमारे जो हैं वो हैं। उसके अलावा हमने राजनीतिक दलों से ये अनुरोध किया था कि उनके बूथ लेवल एजेंट हों, जिसको हम लोग BLA 2 बोलते हैं, जो कि प्रपत्र होता है। तो खुशी की बात है कि इस जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी इसमें BLA अपने अपॉइंट किए हैं। और BLA को एक और सुविधा है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई BLA है तो वो गणना पत्र मतदाताओं से 50 एक दिन में लेकर इकट्ठा करके वापस BLO को दे सकता है। तो BLAs में सहयोग हमें मिला है और उसके सहयोग करने के लिए पूरा सिस्टम है, BLO है, BLA है, व्यक्ति का वर्तमान में नाम है ही, उसके पास ID कार्ड है ही, उसको देखकर भी अगर भरेंगे, घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं उनसे कर सकते हैं, BLA कर सकता है, BLA कर सकते हैं। हमारा जो वोटर फैसिलिटेशन सेंटर VRC है, वोटर रजिस्ट्रेशन केंद्र हम लोग बोलते हैं, वहां पे आ जाए, वहां हेल्प करेंगे। हम तो ये इसी चक्कर में है कि एक भी वोटर हमारा जो पात्र है वो छूट ना जाए। बिल्कुल, पात्र छूटने न पाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि 7 दिन का मौका है, तो ये हमारे साथ-साथ इन नागरिकों का भी मौलिक कर्तव्य है कि हम पूरी तरह से इसका पालन करें और 6 से 7 दिन के अंदर जो हमारी नागरिक जिम्मेदारी है, बीएलओ के साथ-साथ हम भी वो नागरिक जिम्मेदारी निभाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।